नमस्कार। आपका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। क्लास 6 चैप्टर 4 विज्ञान। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हैं। ये क्लास 6 का विज्ञान पाठ लेके आए हुए हैं और ये ट्यूलिप किचन के कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो ये कौन सा चैप्टर है? अपशिष्ट जल, कारण व निपटान। अपशिष्ट जल, वेस्टेड वाटर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। काउज एंड डिस्पोजल क्या कहता है, कारण व निपटान। ये पाठ 4 अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, पढ़ें अच्छी तरह से और सफल होएं, यही मेरी कामना है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि गांव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। जल हमारे लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। कहता है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उपयोग के उपरांत ज़्यादातर से दूषित रूप में बहा दिया जाता है। यानी जल का उपयोग जब हम किसी चीज़ को में काम करते हैं तो काम करने के बाद वह जल गंदा हो जाता है तो उसे हम बहा देते हैं। कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि किन किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों से बाहर बहा दिया जाता है? कहता है कि जल जब प्रदूषित हो जाता है उसको किस माध्यम से हम घर से बाहर उसको फेंक देते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। क्या घरों के अलावा और भी किन्हीं जगहों से दूषित जल निकलता है? यानी घर से हम जो भी काम करते हैं तो उससे दूषित जल बाहर निकलता है, लेकिन इसके अलावा और कहीं कोई ऐसा जगह है जो दूषित जल बाहर निकलता है और नालियों में बहा दिया जाता है? ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं? तो ये अपशिष्ट जल कहलाते हैं। यानी ऐसे जल जो घरों से बाहर निकलता है और नलियों में बहा दिया जाता है, ये जल कौन सा कहता है? अपशिष्ट जल कहता है, जिससे हम इसे यूज कर लेते हैं। या तो घर में मम्मी खाना पकाते हैं ना, तो चावल को धोते हैं, चावल को धोने के बाद जो जल बच जाता है वो अपशिष्ट जल होता है। उसे हम नलियों में फेंक देते हैं या कहीं बाहर में फेंक देते हैं। ये कहता है ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है? इस जल को जो हमने फेंका, ये जल कहाँ जाता है? ये हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है? जिस तरह हम गंदगी पानी को फेंकते हैं तो ये पर्यावरण पर क्या असर डालता है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। क्या इसे इस प्रकार व्यर्थ में बहा देना चाहिए? कहता है कि अगर इस तरह का जल को हम बाहर फेंक देते हैं, क्या ये फेंकना उचित होता है? तो दूषित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी दूषित जल को हम पुनः उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाना है और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी इस टॉपिक में अपशिष्ट जल को पुनः हम किस तरह से जल के रूप में उपयोग करेंगे, इसी के बारे में ये दिया हुआ है, इसी के बारे में समझेंगे। तो अब देखते हैं क्या लिखा है कि जल मूलभूत आवश्यकता, यानी जल के बिना हम जीवन नहीं जी पाएंगे। तो स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। अगर स्वच्छ जल नहीं पिएंगे तो हमें बीमार हो जाएंगे, हमें हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ऐसे ऐसे बीमारी भी हो जाता है। इसीलिए बच्चों याद रहे, आप लोग घर में हमेशा उबाल कर पानी पिया कीजिए और दूषित जल का उपयोग नहीं कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रहे। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा स्वच्छ जल को विभिन्न उपयोग पर विचार करते हैं। अब आइए कुछ एक्टिविटी को देखते हैं, किस तरह से हम जल को पुनः शुद्ध रूप में उपयोग कर सकते हैं। बच्चों अब देख रहे हैं कि क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? तो जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोत में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। यानी उसमें से और कोई भी हानिकारक चीज़ हो तो उसको पहले अलग किया जाता है। और अपशिष्ट जल के उपचार में ट्रीटमेंट का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यानी इसको जब पुनः हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसे कहते हैं वाहित मल उपचार, इसको कहा जाता है, जो कि उन्हें पुनः हम उस जल को उपयोग में ला सकते हैं। अब क्या कहता है, वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है और इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार से दूषित पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। यानी संदूषक किसे कहते हैं? तो ये जल में जो मिला जुला दूषित पदार्थ होता है उसी को संदूषक कहते हैं, यही इसमें कहा जा रहा है। अब देखेंगे कि कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या क्या होती है। तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया जिसको मूत्र कहते हैं, फल और सब्जी, ये सब आपका कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, जिसको ये सब एसिड की मात्रा अधिक रहता है।
अब अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या है? तो नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं ऐसी चीज़ होती है। पोषक तत्व क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ये ऐसे चीज़ को आपको देखने को मिलता है। जीवाणु कैसे होते हैं? हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले ये जीवाणु होते हैं। ये जो है ना बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इसका हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए ना तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ऐसी ऐसी बीमारी भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाहित मल खुले नलियों में जाकर पेयजल स्रोत से मिल जाता है और जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और इन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं। नली में जो पानी फैल दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ मच्छर पैदा होता है जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ऐसे बीमारी का वो निमंत्रण देता है और वो बीमार हो जाता है। और वाहित मल के पेयजल स्रोत में मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। जो कि गंदी पानी अगर कहीं पर फैल दिया जाता है तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका फैला हुआ देख रहे हैं अगल बगल ये घर है, तो ये जो कूड़ा कचरा जो अगल बगल फेंक दिया जाता है तो ये काफ़ी ही नुकसान करता है और जीव जंतु पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इसका निपटान भी करना अति आवश्यक है। बच्चों देख रहे हैं, और ये देखिए आपका उद्योग धंधा है, गैरेज है, होटल है, तो ये सबका पानी कहाँ जाता है? ये नदियों में आता है, समुद्रों में आता है। तो ये नदी और समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं, ये विषैले पदार्थ के निकलने से ये जीव जंतु मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती है, जिससे ये पूरे का पूरे विषैला पानी बन जाता है और ये जीव जंतु पीने योग्य नहीं होता है। हम लोग नहा नहीं पाते हैं, इसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। ये काफ़ी ही खतरनाक चीज़ होता है बच्चों, इसे याद रखेंगे आप। उसके बाद क्या कह रहा है कि अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं का प्रयास करते हैं, कैसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या है? कहता है कि आप जान चुके हैं कि किस तरह वाहित मल के कई स्रोत से प्रतिदिन बाहर निकलता है और वो इसलिए नदियों में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना आवश्यक होता है। यानी जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो मल के साथ प्रतिदिन विषैले पदार्थ नदियों में प्रवेश कर जाते हैं। शहरों में वाहित मल को प्राय भूमि के अंदर पाइप की मदद से सीधे जल स्रोत में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि गंदगी वाला जो पानी है ना, उसको क्या कहता है, ये देखिए अंडरग्राउंड करके उसको डाल दिया जाता है कि अगल बगल पर्यावरण पर प्रदूषित ना हो। ये देखिए आपका मेन होल है, मेन होल में ये पानी को टंकी के द्वारा इसमें से सब अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, जो कि ज़मीन के धीरे धीरे अंदर अंदर में हो वो समा जाता है और उसका लेयर को बना रहता है। अब क्या कहते हैं देखिए, तो जल को हम किस तरह से उपचारित कर सकते हैं अच्छी तरह से, इसका क्या सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार नियम क्या है? इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्णतः होती है। यानी अपशिष्ट जल को पुनः हम जल के रूप में किस तरह उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है और इसे पुनः मल जल उपचार संयंत्र तक लाया जाता है और यहाँ बने लोहे के जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं, कचरे, कपड़े, प्लास्टिक का टुकड़ा आदि को अलग छान दिया जाता है। यानी जितने भी इसमें से अपशिष्ट पदार्थ प्रवेश करते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उस पानी को वहाँ पर डाल दिया जाता है और क्या कहता है, इसमें निलंबित कंकड़ बालू जैसे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है और इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। यानी जो प्राथमिक कीचड़ उसको कहते हैं जो गंदगी बालू के अंदर आकर बैठ जाता है, उसे प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। आइए इस कीचड़ को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में काम आता है। ये देख रहे हैं ना, आप को दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार, तृतीय उपचार, ये बायोगैस जैव उर्वरक बनाने के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। यानी गोबर का गैस जो होता है ना, ये प्राथमिक उपचार के माध्यम से उसे टंकी में घोल के उसमें डाल दिया जाता है और उस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। अब क्या कहते हैं देखेंगे कि जलीय कचरों का उपचार, यानी जल में जो कचरा मिला हुआ रहता है उसका क्या किस तरह से उपचार किया जाता है। देखें, इसका द्वितीय उपचार है, इसमें बाद उपचारित जल को खुले वातन टैंक में डाल दिया जाता है। यानी जो आपका वेस्टेड सामान होता है उसको टैंक में डाल दिया जाता है और यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं और यह पूर्णतः जैविक होते हैं। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण करना अति आवश्यक होता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा को प्रवाहित किया जाता है और इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीय कीचड़े कहते हैं। यानी जिस तरह से उसका सिस्टमेटिक ढंग से उसका उपचार किया जाता है, तो उपचार करने के बाद फिर थर्ड प्रोसेस में आते हैं,
जिसको हम इसके बाद उपचारित जल को क्लोरीनेस टैंक में डाल दिया जाता है, वो फिल्टर हो जाता है और उसके बाद उसको उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये रूस का फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसे पानी को शुद्ध किया जाता है। और ये देखिए अब कहता है कि घर में हम लोग घरों में शुद्ध जल की व्यवस्था किस तरह से घरों में जल की व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग इस टंकी को उपयोग करते हैं, ये टंकी में रहता है और इसमें से क्या होता है पानी शुद्ध रहता है और ये पानी को हम लोग फिल्टर वाला पीते हैं जिससे हम बीमारग्रस्त नहीं होते, हम लोग निरोग रहते हैं। ये देखिए आपका एक्वा फिल्टर है, इस तरह से हम घर में इसका उपयोग करते हैं। आप देख रहे हैं ये देखिए फिटकरी है, फिटकरी को पानी में डालने से उसकी गंदगी दूर हो जाती है और वो पानी साफ हो जाता है और जो भी उसमें से विकारी पदार्थ है वो मर जाते हैं। अब ये क्या कहता है देखिए, फिटकरी द्वारा निलंबित अशुद्धियों को जल से अलग करना, उसको छान लिया जाता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो ऊपर में छन जाता है। ये हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो कि घर में अधिकतर इसका हम उपयोग करते हैं। बच्चों ध्यान रहे यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कहता है इस जानिए यह सुझाव दिया गया कि हमें वाहित मल संयोजन के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। ये यूकेलिप्टस वृक्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये काफ़ी ही अच्छा है और ये अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा कचरा निपटाने के लिए ये बहुत ही सिद्ध सही होता है। अब क्या कहते हैं देखें कि जागरूक नागरिक के कर्तव्य के लिए बारे में चर्चा कीजिए। अब आदमी को किस तरह जागरूक करेंगे, यदि किस तरह उसको जागरूक नहीं करेंगे तो पानी को वेस्टेज के रूप में वो बाहर फेंक देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, इसको नहीं बनवाए तो हमें आदमी को जागरूक करना चाहिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उससे अन्य नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने की निवेदन कीजिए। यानी अगर अगल बगल आपके कहीं व्यक्ति कूड़ा कचरा को डाल देते हैं तो उससे बोलें कि इससे हमें हानि होती है, तो आप अगर उससे मदद करेंगे, कहेंगे, जागरूक करेंगे तो वो गंदगी को नहीं फैलाएंगे। यही इसमें अधिकतर कहा जा रहा है। वो खुले में सोच नहीं करेंगे, अनुपात जगह पर गलत जगह पर उससे एक दूसरे के साथ कूड़ा कचरा को नहीं फेंकेंगे और ना फेंकने के लिए कहेंगे क्योंकि उससे हानि होती है, आदमी बीमार हो जाते हैं। अब कहता है सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, हमें सार्वजनिक स्थल पर भी अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट है, सभी जगह पर जो ये डस्टबिन लगा हुआ था इसका यूज करना चाहिए जिससे कि गंदगी ना फैले। वही उसमें कहा जा रहा है बच्चों। इस तरह से ये चैप्टर का अंत होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आता है कि नष्ट होने वाले कूड़ा, कागज, पत्ते, बच्चे हुए खाद्य पदार्थ अनाज को गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं। यानी ऐसे बेकारी पदार्थ जो दूसरे गड्ढे में डाल दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है और वो जैविक खाद बन जाता है। इस तरह से हमें इसका वेस्टेज का उपयोग करना चाहिए। जो कि हानिकारक चीज़ खेतों में जाते हैं उसको सड़ा गला चीज़ जाता है तो उससे हमारे मिट्टी उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका फर्टिलाइजेशन है। तो इस तरह से हमें सभी जगह पर ये पानी बिजली की व्यवस्था होता है। तो वाहित मिट्टी जब प्रवेश करता है, जल जब प्रवेश करता है तो ये शुद्ध होकर नदियों में जाके प्रवेश करते हैं जिसमें से सभी जीव जंतु यहाँ जीवित रहते हैं। अगर इसमें से गंदी पानी आवे तो उससे क्या नुकसान भी होता है। इसलिए ये क्या कहते हैं, कृमि प्रसंस्करण शौचालय भारत में ऐसा शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया जिससे मानव मल को केचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। यानी केचुआ के द्वारा ही मानव मल को उपचारित किया जाता है और केचुआ के उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है जिससे वो निपटान हो जाता है। इसका संचालन बहुत सरल एवं स्वच्छ है और मानव मल पूर्णतः कृमि केकों पर परिवर्तित हो जाता है जिससे मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक होता है। बच्चों आप देख रहे हैं यह कहता है कि यह पूर्व का हरमू नदी का दृश्य दिखा रहा है। यह हरमू नदी का पक्कीकरण हुआ है किस तरह से, अब देखेंगे किस तरह से इसका बनाया गया। ये झारखंड सरकार के प्रयास से हरमू नदी नाला के दोनों तरफ पक्कीकरण कार्य किया गया है और यह नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। यानी अगल बगल में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है ताकि वहाँ पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और इस तरह से ये आपका देखें, इसी तरह से रांची शहर के कई तालाब, बड़ा तालाब, लाइन, टैंक आदि को आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है जो आम जन की जागरूकता का प्रतीक कहा जाता है। कहता है कि स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि हमें स्वच्छ रहें और दूसरों को स्वच्छता का भी कुछ
बातों की उसमें जिक्र भी करनी चाहिए और आदमियों को जागरूक करनी चाहिए। गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये कहानी आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आंसर बच जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को शेयर करते चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe.